चलिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, लेट अस टॉक अबाउट दैट। ठीक है, जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड द क्वेश्चन इज अ साइक्लिस्ट। आप लोग मुझे सोच के आंसर बताने की कोशिश करेंगे। अ साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ ए पार्क of radius 1 kilometer, reaches edge P, ठीक है, then circles along the circumference, circles around the circumference and returns to the center, ठीक है, returns to the center along QO, ठीक है। if the trip takes 10 minutes, if the trip takes 10 minutes, then find a net displacement, B average velocity, and C average speed। ठीक है, ये एक क्वेश्चन अपन को प्रोवाइडेड है। पाथ कैसा है तो देखिए कुछ इस तरीके का, ये रहा पाथ। नाउ दैट यू कैन सी कि इस सर्कल का एक सेंटर आपको दिख रहा है विच इज द O पॉइंट। सबसे पहले पार्टिकल O से P जाता है, P से सर्कल करता है, Q तक जाता है एंड देन Q से वापस O आ जाता है। हमसे पूछा जा रहा है नेट डिस्प्लेसमेंट बता दो सबसे पहले तो, और फिर बता दो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, और फिर बता दो एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो कौन बता सकता है इस क्लास के अंदर, कौन इसका आंसर दे सकता है? Students who can give the answer, raise hands. Average velocity, net displacement and average speed. अनम्यूट की फैसिलिटी दे रहा हूं मैं आप लोगों को, अनम्यूट की फैसिलिटी दे रहा हूं। जिसको आंसर पता है आप हैंड रेज करके डायरेक्ट अनम्यूट कर लो। बताइए बेटा। यस, अभिवर्धन, सुमित, अपेक्षा, ध्रुव, लक्ष्य, नमन, शिवानी, प्रकृति, बताइए बेटा। यस एवरीवन, डोंट जस्ट सिट एट होम। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन कौन बता सकता है? ये तो बता दो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अभिवर्धन वॉइस नहीं आ रही है आपकी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सर। देखिए नेट डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इफ यू सी अबाउट दिस, तो इनिशियल पोजीशन भी तो यही है, और देखा जाए तो फाइनल पोजीशन भी तो यही है। इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, दोनों यही है। तो भाई ये पार्टिकल जहां से चला घूम के वहीं पे आ गया, दैट मींस द नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है? 0। हम जानते हैं इफ द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशंस आर सेम देन द नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। नेक्स्ट आता है एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का क्या होगा भाई? जब डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी भी तो 0, ठीक है। नेक्स्ट आता है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सो डिस्टेंस कितना, यहां से यहां तक देखो 1 किलोमीटर,
ऐसे ही O से Q देखा, ये भी 1 किलोमीटर। लेकिन जो ये सर्कल यहाँ से यहाँ तक सर्कुलर पाथ में मूव किया है, इसको निकालने के लिए हमें पता है 2 पाई r तो पूरे सर्कल का होता है, लेकिन यहाँ पर अपन 2 पाई r बाय 4 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक क्वार्टर है सर्कल का। ठीक है, इन सभी को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो 1 + 1 + 2 × 22/7 × 1 डिवाइडेड बाय 4, ये तो टोटल डिस्टेंस आ गया। और निकलने में कितना टाइम लगता है, तो 10 मिनट्स का टाइम लगता है। 10 मिनट्स को 10/60 कर देंगे। यहां से जब इसको सॉल्व करते हैं तो एवरेज स्पीड भी कैलकुलेट हो जाएगी मेरे पास। ठीक है, किस तरीके से करना है आप लॉजिकली चलिए, लॉजिकली सोचिए और आंसर निकालिए। यहां से अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा आपके पास 21 km/h के आसपास। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर विल बी इक्वल टू 21 km/h, 1575। The approximate answer will be 21 km/h. How we have calculated this answer? ठीक है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस निकाला, उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया एंड आंसर निकाल लिया। बताइए सबको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस एवरीवन, yes everyone, tell me if the question is clear to everyone or not. ऐसे ही अपन फिर एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट बताएं हैंड रेज करके। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी। हम तो बहुत भारी भरकम सवाल कर चुके हैं, एनसीईआरटी के सवाल जो है वो कर रहे हैं अपन। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लॉजिकल है। बोल रहा है ऑन एन ओपन ग्राउंड, a motorist follows a track. A motorist follows a track that turns to his left. By an angle 60 degree after every 500 meters. हर 500 मीटर बाद 60 डिग्री से ट्रैक जो है वो टर्न कर जाता है। 60 डिग्री से ट्रैक जो है वो टर्न कर जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट at the 3rd, 6th and the 8th टर्न। ठीक है, 3rd टर्न पे, 6th टर्न पे और 8th टर्न पे कितना डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो अपन को कैलकुलेट करके बताना है। ध्यान से सुनिए, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझेंगे। मान लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल है इसके कितने टर्न्स आते हैं, अपन इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं, एक सेकंड, चलिए। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम देखना चाह रहे हैं कि भाई किस तरीके से टर्न होता है। लेट अस सपोज दैट द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि ये रहा ट्रैक, ये लो ऐसा रहा ट्रैक। ठीक है, 500 मीटर चलने के बाद ट्रैक जो है वो अपने पाथ से 60 डिग्री के एंगल पे टर्न कर जाता है, लाइक दिस। फिर 500 मीटर चलने के बाद पाथ अपने 500 मीटर से टर्न हो जाता है, लाइक दिस। ये लो, ये यहाँ से ऐसे जाना चाहता था, 60 डिग्री से टर्न हो गया। फिर यहाँ से ऐसे जाना चाहता था, 60 डिग्री से टर्न हो गया। ऐसे ही फिर ये सीधा जाना चाहता होगा और 60 डिग्री से टर्न हो जाएगा। फिर ये सीधा जाना चाहता था, 60 डिग्री से टर्न हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर ये सीधा जाना चाहता था, 60 डिग्री से टर्न हो जाएगा एंड यहां कहीं पे पहुंचेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से, ठीक है, यू कैन सी दैट हाउ हमारे पास टर्न्स आ रहे हैं सारे। स्टार्टिंग पॉइंट मान लो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट O। ठीक है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट O
पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न। ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं ओ यहाँ पर ओरिजिन मान लो, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ध्यान से देखना, और फिर सेवेंथ एंड एट्थ। अब ध्यान से देखिए बेटा क्या क्या पूछ रहा है। सबसे पहले तो इसका अपन से पूछा कि बताइए थर्ड टर्न पे कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए थर्ड कहाँ लिखा हुआ है, स्टार्ट अपन ने ओ पॉइंट से करवाया, 0 पॉइंट से स्टार्ट करवाया, फर्स्ट टर्न आ गया, सेकंड टर्न आ गया, थर्ड टर्न कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ। अब यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो ये लो यहां से यहां तक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो लाइक दिस, एंड दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे, तो ये लो, ये एक परपेंडिकुलर यहां बनाया, एक परपेंडिकुलर यहां बनाया, हमें पता है ये यहां से यहां तक पूरी लेंथ तो 500 है, हमें पता है यहां से यहां तक पूरी लेंथ कितनी है, 500। ठीक है, अब हमें निकालनी है ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ। अब ये दोनों सिमेट्री के कारण होंगी सेम, सिमेट्री के कारण सेम होंगी, ये 30 डिग्री है, ये 500 मीटर है। तो अपन बोल सकते हैं कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब साइन थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर ये p की वैल्यू हो गई अपॉन हाइपोटेन्यूज व्हिच इज 500 विल बी इक्वल टू साइन थीटा साइन 30। तो p की वैल्यू आ गई मेरे पास 500 into 1/2। आंसर यहां से कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 250 किलोमीटर्स। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास दो है तो मैं बोल सकता हूँ 250 प्लस 250 प्लस 500 दैट मींस 1000 मीटर मेरे पास थर्ड टर्न पे क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। किस तरीके से निकाल रहे हैं, लॉजिकली सोचना है। ठीक है, किस तरीके से निकाल रहे हैं, लॉजिकली सोचना है। आप बोलेंगे सर आपने 250 को 2 बार क्यों ऐड किया, बेटा 250 को 2 बार इसलिए ऐड किया क्योंकि ऐसा ही पी नीचे भी तो है और बीच का डिस्टेंस तो 500 है, तो 500 प्लस पी प्लस पी, तो 250 प्लस 250 प्लस 500 आंसर आ जाता है। 250 प्लस 250 प्लस 500 आंसर निकल के आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। फटाफट बताइए सबको ये बात क्लियर है कि नहीं, फास्ट। ठीक है, फिर अपन 6th टर्न पे देखेंगे और मैं आंसर आप लोगों से पूछूंगा, चैट सेक्शन में आप लोग बताना मुझे आंसर। चैट ऑन नहीं है क्या आपने, फटाफट बताएं बेटा, सभी बताओ, सुबह सुबह सो रहे हो बाकी, सभी बताओ बेटा। चलिए देखिए क्वेश्चन के अंदर इसने नेक्स्ट पार्ट बोला है कि शुरुआत इसने ओ पॉइंट से की, छठे टर्न पे बताना है, 6th टर्न पे बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना है 6th टर्न पे। अरे 6th टर्न पे डिस्प्लेसमेंट, 6th टर्न पे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, अरे घूम के देखो, जहां से शुरुआत की थी छठे टर्न पे तो वहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो बच्चा बच्चा जानता है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस केस में, 0। अरे बोलो यार, 0 सही बात सर। है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कितना होगा, 0। सोचने की बात ही नहीं है भाई, जहां शुरुआत की वहीं पहुंच गया, जहां से शुरुआत की वहीं पे पहुंच गया, दैट मींस नेट डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया, खत्म बात। सोचना क्या है इसमें, बहुत ही आसान, कुछ बच्चों ने आंसर दे भी दिया अपन को, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसके बाद इसने बोला 8th टर्न, 8th टर्न पे फिर अपन को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं ये बाकी हटा देता हूँ, फिर अपन कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 8th टर्न कहां पर आ रहा है, तो ये लो रेड कलर से दिखाया, 8th टर्न यहां पर आ रहा है, 8th टर्न कहां पर आ रहा है, तो आपको 8th टर्न भी दिख रहा है, फर्स्ट आपको शुरुआत तो दिख ही रहा है, ये लो यहां से यहां तक हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, एंड दिस विल बी द 8th टर्न का डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखिए, यहां पर मैं डायरेक्ट है ना ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करके आंसर निकाल दूंगा। ठीक है, डायरेक्ट मैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करके आंसर निकाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ध्यान से देखना। यहां पर एंगल है 120 डिग्री
ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री और ये वाला भी हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल्स हम प्रॉपर्टी से निकाला है मैंने। मुझे पता है ये है 500, ये भी है 500 और ये इसको x मान लेता हूं। एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है जिसको लामीज थ्योरम नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से आप लोग समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर समझा रहा हूं लामीज थ्योरम। एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है विच इज नोन एज द लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम क्या कहती है कि साइन, ठीक है, कोई भी आप साइड उठाओ ट्रायंगल की, जैसे मान लो ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी साइड ये है, ठीक है, आपको दिख रही है इसकी साइड ए बी एंड सी, तीन साइड्स आपको दिख रही हैं, ए बी एंड सी साइड्स आपको दिख रही हैं। देखिए जो ए साइड है उसके ऑपोजिट एंगल को मैं नाम दे रहा हूं कैपिटल ए, जो बी साइड है उसके ऑपोजिट एंगल को मैं नाम दे रहा हूं कैपिटल बी, और जो सी साइड है उसके ऑपोजिट एंगल को मैं नाम दे रहा हूं कैपिटल सी। लामीज थ्योरम क्या कहती है? लामीज थ्योरम कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो साइड है और उसके अपोजिट एंगल है उसका साइन, इसका रेशियो हमेशा बराबर रहता है। तो a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। ये कौन पढ़ते हैं? तो 11th क्लास के मैथ्स के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। हम फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं सर? क्योंकि फिजिक्स में कहीं ना कहीं अपन को इसकी जरूरत देखने को मिलती है, इसलिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन ने ये चीज देखी कि लामीज थ्योरम क्या कहती है, एक ट्रायंगल के अंदर लामीज थ्योरम क्या बताती है, हमें उसके बारे में बात की। अब देखिए a अपॉन साइन ए, तो मैं यहां लिख सकता हूं 500, इस 500 के ऑपोजिट एंगल 30 है, तो साइन 30 विल बी इक्वल टू 500 अपॉन साइन 30 एंड सिमिलरली x अपॉन साइन 120। अब इस थ्योरम से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 500 अपॉन साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय साइन 120 डिग्री बराबर x क्या होगा? साइन 30 डिग्री होता है हाफ, तो 500 डिवाइडेड बाय हाफ मल्टीप्लाइड बाय साइन 120, साइन 120 पीरियोडिसिटी, तो इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 60, साइन 180, साइन का साइन ही रहेगा और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो 60 ऐसा कैसा आ गया? साइन 60 कितना होता है? √3/2। सो यहां पर अपन लिख देंगे √3/2। नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करेंगे, 500 ऐसा कैसा 2 पर मल्टीप्लाई में √3/2 आंसर आ जाएगा। ये कट गया, 500 √3 मीटर मेरे पास आंसर आ गया। 500 √3 मीटर मेरे पास आंसर आ चुका है। कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में सबको आ जाना चाहिए। बताइए सबको ये बात क्लियर है कि नहीं? फास्ट रेज हैंड्स। लामीज थ्योरम से किया है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर जरूरी है कि लामीज थ्योरम से करना? नहीं है, मैं दूसरा मेथड भी बता देता हूं आपको। लामीज थ्योरम तो शॉर्टकट में आंसर दे देगी, मैं दूसरे मेथड से भी सॉल्व करवा सकता हूं आपको ये। कैसे? अभी देखते हैं, फटाफट बताइए क्या ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस, अरे बोलो बेटा। देखिए इसी को दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना, सेम सवाल बट थोड़ा सा तरीका इस बार चेंज करेंगे सॉल्व करने का। अप्रोच आपको पता होनी चाहिए कि अप्रोच सर ये भी लगा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए मुझे यहाँ पर ये ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है ऐसे, इस ट्रायंगल को मैं ड्रॉ करता हूँ नीचे, ठीक है, ताकि आपको देखने में विजुअलाइज करने में दिक्कत ना आए। ये इस तरीके का ट्रायंगल हमें बनता हुआ दिखा। यहाँ पर ये बीच का एंगल जो था ना, ये पूरा का पूरा 120 डिग्री है, लेकिन अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगा दूं तो आधा एंगल 60 हो जाएगा, ये वाला एंगल 30 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। आधे ट्रायंगल के अंदर मैं देख सकता हूँ ये लेंथ x है कि नहीं, और ये मेरे पास 500 मीटर है।
अब देखिए यहाँ पर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। मैं ले लेता हूँ कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री अगर ले लिया तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा। यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली तो बना 500 cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो 500 इंटू √3/2। ये 2 से ये कैंसिल होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 250 √3 मीटर्स। लेकिन x यहां पर सिर्फ आंसर नहीं देगा ना, मुझे तो पूरा का पूरा चाहिए, तो ये एक और x है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा that will be equal to 250 √3 multiplied by 2, so answer will be 500 √3 meters। बेटा चाहे ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, चाहे लामीज थ्योरम लगा लो, आंसर हमेशा सेम ही आना है, चाहे कोई भी मेथड आप यूज करते हो या नहीं करते। बताइए बेटा सबको ये चीज क्लियर है कि नहीं है? फटाफट 11th क्लास स्टूडेंट्स। बहुत बेहतरीन सवाल है, पता है, दिमाग के धागे खोलने वाला सवाल। कभी कभार ऐसे सवाल भी ना एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, हम लोग सोचते हैं अरे सर ये तो बहुत आसान सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन को विजुअलाइज करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए हमेशा। अगर विजुअलाइज हो गया ना, समझ, अगर आपके दिमाग में पिक्चर बन गई उसकी, तो फिर बहुत आसान है। पिक्चर बनानी है दिमाग के अंदर। हमेशा फिजिक्स के अंदर ऐसा करो, कोशिश करो कि क्वेश्चन को पढ़ के या किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ के दिमाग पिक्चर बन जाए, दिमाग में इमेजिनेशन हो जाए कि हाँ सर यहाँ से बारिश आई, ये आदमी ऐसे चल रहा है तो उसको बारिश ऐसे आती दिखेगी। आपको ये चीज विजुअलाइज हो जानी चाहिए, इमेजिन हो जानी चाहिए। अगर ये इमेजिनेशन पावर आपके अंदर है तो आपको फिजिक्स पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अगर आप इमेजिन नहीं करते, ऐसे सोचते हैं कि सर रट्टा मार लेंगे हम, तो रट्टा मार लोगे, याद कर लोगे, लेकिन वो फील नहीं आएगी फिजिक्स में। फील लानी बहुत जरूरी है। चलिए, तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा कैसे किया है अपन ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। मैं आप लोगों से इसका आंसर पूछने की कोशिश करूंगा और फॉर्मूला भी पूछूंगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। द क्वेश्चन इज द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल is 25 meter high. What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling? क्वेश्चन अच्छा है। कैसे क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखिए। ये एक लॉन्ग हॉल था, इस हॉल के अंदर एक कोने से मैंने क्या किया, बॉल को प्रोजेक्ट किया लाइक दिस। अब बॉल को जब प्रोजेक्ट करेंगे तो बॉल कुछ इस तरीके से पाथ बना के जाएगी। बोल रहा है बॉल जो है वो जब पाथ बना के निकलती है लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से लॉन्ग हॉल है, और लॉन्ग हॉल में जब अपन बॉल को थ्रो करते हैं किसी वेलोसिटी से, तो वो इस लॉन्ग हॉल के सीलिंग को जस्ट छूते हुए ऐसा आगे निकल जाती है। जस्ट टच नहीं करती, लेकिन जस्ट उसके पास से निकल के ऐसे आगे चली जाती है। इसका मतलब हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में हमें एक आइडिया दे रखा है। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में बता रखा है कि हाइट कितना है, 25 मीटर का हाइट। कितने मीटर का हाइट है, 25 मीटर का हाइट है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल दे रखा है 40 मीटर पर सेकेंड। हाइट दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, हमें क्या निकालना पड़ेगा, एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि एंगल नहीं है। फिर हमसे पूछ रहा है कि कितनी दूर तक जा सकता है प्रोजेक्टाइल, तो ये लो यहां से यहां तक हम ये पता लगा लेंगे कि भाई इस प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो क्या है। हाइट 25 है, रेंज हमें कैलकुलेट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड। सो ये लो इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, थीटा नहीं पता, हाइट 25 मीटर,
रेंज नहीं पता, तो पहले तो हाइट का फॉर्मूला निकाल देंगे, बच्चा बच्चा जानता है हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहां से मैं हाइट के लिए वैल्यू निकाल लूंगा, तो 25 इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। यहां से आप कैलकुलेट कर लो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ठीक है, कितनी आएगी, तो मैं लिख सकता हूं 25 इंटू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1600। यहां से आ जाएगा मेरे पास 80, तो 25 बाय 80 मेरे पास आंसर निकल के आ रहा है। इसको फिर काट दो, तो ये कटा 5 और ये कटा 16, 5 बाय 16, या फिर साइन थीटा की वैल्यू आ गई √5/4। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √5/4। यहीं से मैं कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, जो कि होगा √1 माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे तो बनेगा 5/16। सो दिस बिकम्स √11/16 या √11/4। क्या निकल के आया, √11/4। कॉस थीटा की वैल्यू हो गई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछ रहा है रेंज निकाल दो, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, यू स्क्वायर 40 का स्क्वायर साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय अपॉन में जी 10। तो ये लो, 1 से 1 गया, 1 4 से 1 4 गया, ये यहाँ से 1 गया, 10 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, मेरे पास रेंज कैलकुलेट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, मेरे पास रेंज कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं बेटा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। लॉजिकली चलना है इस चीज के अंदर, कुछ ऐसे ज्यादा तो सोचना ही नहीं है, हमें तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। हमें तो ये देखना है कि भाई यहाँ पर किस तरीके से रेंज हाइट वगैरह सब कैलकुलेट होगा। हाइट दे रखी थी, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी, रेंज पूछा हुआ था। हाइट को भी इसने डायरेक्टली नहीं दिया, इसने हाइट को भी डायरेक्टली नहीं दिया, इसने हाइट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया। क्वेश्चन को बोला कि एक प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से फेंका गया है कि वो सीलिंग से नहीं टकराता, इसका मतलब जस्ट सीलिंग के पास से निकल जाता होगा। इसका मतलब हाइट कितनी होगी, 25 मीटर हो गई। ठीक है, अब बताइए रेंज कितनी हो जाएगी, तो रेंज कितनी हो जाएगी उसको निकालने का पूरा मेथड है। ठीक है, सिंपल सीधा सा सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट बताइए सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो फास्ट। यस और नो फास्ट बताइए। चलिए सबको क्लियर है, बहुत ही बढ़िया बात है फिर तो। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, फिर क्लास को खत्म करते हैं। हमें दे रखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल विच इज 3t I कैप माइनस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 4k कैप मीटर्स। हमसे पूछा है वेलोसिटी वेक्टर बताओ और एक्सेलरेशन वेक्टर बताओ। हमसे पूछा है वेलोसिटी वेक्टर बताइए और एक्सेलरेशन वेक्टर बताइए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी। हमें पोजीशन वेक्टर दे रखा है 3t I कैप माइनस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 4k कैप। अब यार आपको बचपन से पता है या पिछले चैप्टर से पता है कि भाई पोजीशन वेक्टर का अगर डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाए टाइम के रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएशन कर दिया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको वेलोसिटी मिल जाती है। सो मैं यहाँ पर वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा, इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दूंगा 3t I कैप माइनस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 4k कैप। डिफरेंशिएट किया तो ये बना 3i कैप माइनस 4t j कैप, और आगे तो जीरो हो जाता है, कांस्टेंट क्वांटिटी जीरो हो जाती है। ये तो आ गया मेरे पास वेलोसिटी फंक्शन। अब वेलोसिटी निकल के आ गया, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, वापस से वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो वेलोसिटी फंक्शन आया उसको वापस से डिफरेंशिएट कर दो, आंसर कितना निकलेगा, तो d बाई dt ऑफ 3i कैप माइनस 4t j कैप
आइए डिफरेंशिएट करते हैं, तो कांस्टेंट क्वांटिटी तो बन गई 0 और बाकी आगे आ गया मेरे पास -4 j कैप एंड द एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी -4 j कैप। तो हमारे पास पोजीशन फंक्शन था, पोजीशन फंक्शन से हमने वेलोसिटी फंक्शन निकाला और वेलोसिटी फंक्शन से हमने एक्सेलरेशन फंक्शन निकाला एंड आंसर कैलकुलेट कर दिया है। फटाफट बताएं ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं? आसान सवाल है बेटा, आसान सवाल है, फटाफट बताइए। यस एवरीवन,